गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एस.के. दिवाकर आपको प्रताप कॉम्पिटिटिव चैनल पे अपना न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें कुछ सवाल है भारत से संविधान से नागरिकता एवं उनसे जुड़े हुए कुछ सब क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और जानिएगा, देखिएगा और हमारी पूरी वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और हमारे प्रताप कॉम्पिटिटिव चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और उससे जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, मैं अपना सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक हमारे सवालों को समझिएगा और जानिएगा। हमारा पहला सवाल है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। इसमें है कि वह भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है और भारतीय नागरिकता लोकतांत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। तो हम ये जान गए कि भारतीय संविधान का कौन सा नागरिकता से संबंधित है, तो भाग 2 से, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। तो ये पहला ऑप्शन है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, फिर है देशीयकरण के आधार पर, फिर है उपयुक्त सभी के आधार पर। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी के आधार पर, जिसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का शक्ति प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया कि वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया गया है, जैसे में जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। मतलब इन सारे 5 प्रकार से क्या किया गया है, नागरिकता ग्रहण करने का विधि बनाया गया है। अब हमारा अगला सवाल है दोहरी नागरिकता। मतलब किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब डी आंसर, जिसमें हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, जिसमें क्या है कि अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के आधार पर 2 नागरिकता दिया गया है। ठीक है, इसमें केंद्र एवं प्रांतों के आधार पर अलग अलग की नागरिकता प्रदान की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक का नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो ये है परित्याग करने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर एवं उपयुक्त में से सभी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मतलब परित्याग करने में मतलब या खुद से नागरिकता छोड़ देने से, ठीक है, या फिर कहीं जा करके दोहरी नागरिकता ले लिया जाए, उसके भी आधार पर भी हो जाता है। जैसे कि कहीं जा ये अपना भारत छोड़ करके दूसरा देश चला गया और वहां को वो नागरिकता ग्रहण कर लिया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। या फिर सरकार के द्वारा उसको भारत की नागरिकता रद्द कर दिया जाता है या उसको वंचित कर दिया जाता है, उसके आधार पर भी समाप्त नागरिक की नागरिकता किया जा सकता है। फिर हमारा अब अगला सवाल है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो ये है हमारा नागरिकता का प्रावधान, चुनावी संबंधित प्रावधान एवं अंतरिम संसद संबंधित प्रावधान एवं चौथा है
उपयुक्त सभी। तो ये हमारा जो चौथा आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी होगा। उसमें क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रेरित किया गया। कहता है इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद एवं अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधानों के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा भाग 3, मतलब चौथा आंसर डी आंसर होगा इसका, जिसमें क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें क्या है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और अमेरिकी, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान ही है। अब हमारा अगला सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, नहीं प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा पहला हमारा ऑप्शन है देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, और दूसरा है लिंग समानता का अधिकार, और तीसरा है सूचना का अधिकार, और चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार में क्या है कि मूल अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, यह एक विधिक अधिकार है जिसे लीगल राइट्स भी कहते हैं, और जिसे सूचना का अधिकार के अधिनियम 2005 के तहत अंतर्गत इस नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब हमारा अगला सवाल है, कहता है किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है भाई? तो आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो जान लीजिए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, और जिसमें क्या है अनुच्छेद 14 से 18 तक इसमें क्या किया गया, प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य नागरिकों को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अब हमारा अगला सवाल है सुमेलित नहीं है भाई, तो कौन सा देखिएगा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 14, तो ये विधि का समक्ष समता, जैसा कि अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बतलाया, तो 16 में है अवसर का समानता, 17 है, सॉरी सी आंसर है अनुच्छेद 17 जो उपाधियों का अंत, मतलब अनुच्छेद 17 में उपाधियों का अंत, ये हमारा क्या है, सुमेलित नहीं है। और चौथा क्या है, डी आंसर, ये अनुच्छेद 18 जो सैन्य उपाधियों का अनुमति, मतलब हमारा ये इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, इसमें उपाधियों का अंत, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल में है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हमारा है संपत्ति का अधिकार, ये भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया नहीं है। इसमें क्या है, 44वें संशोधन के अनुसार क्या हुआ था 1978 में कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19
पहला च एवं अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया तथा वर्तमान में अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। अब हमारा अगला सवाल है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है? तो ये हो जाएगा प्रेस का, तो भाषण की स्वतंत्रता, मतलब भारतीय संविधान, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, भाषण की स्वतंत्रता, जिसमें क्या है, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। लेकिन साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ मामले 1961 में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 पहला के काम में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब बोलने और अपने इच्छा को प्रकट करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिसे प्रेस स्वतंत्रता निहित है। और प्रेस को भी साधारण नागरिकों के अलग विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का के अंतर्गत ही शामिल है। मतलब इसमें यह है कि बोलने का और अपने इच्छा व्यक्त प्रकट करने का अधिकार इसमें ही निहित है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है भाई? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। कितने प्रकार को? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कहता है भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिसमें क्या, अभिव्यक्ति का, जैसे अभी हमने चर्चा कर चुका है, फिर है सम्मेलन करने का, फिर संघ बनाने का, फिर है आवाज संचरण का, फिर है निवास का और व्यापार का। इन सारे 6 चीजों का क्या किया गया है? प्रदान किया गया है हमारे 19 अनुच्छेद के अनुसार। हमारा अगला सवाल है, कहता किस अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का यह प्रावधान है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 20 का तीसरा, मतलब आंसर इसका हो जाएगा ए। इसमें क्या है, संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 20 तीसरा में यह प्रावधान किया गया है, 20 के तीसरा में यह प्रावधान किया गया है, किसी अपराधी के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। जबकि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है भाई? तो वो हो जाएगा मौलिक अधिकार, मतलब जीवन के साथ ही मिलता है। जैसे ही जन्म होती है उसी का अधिकार, ये जीवन का अधिकार में मौलिक अधिकार मिल जाता है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका विस्तृत विवरण हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 से मिला है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, और ये उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 के व्यापक व्याख्या करते हुए भी यह अस्थायी आवास एवं निजता का अधिकार आदि को भी जीवन के अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब हमारा अगला सवाल है, कि 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये भाई हमारा कहां से, ये भी हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24। इसमें क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध का उपबंध करता है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में या किसी अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं कराया जा सकता है। 2 जून 2017 को बाल श्रम को रोक दिया गया है, मनाही है, और संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों के नियोजन में पूर्ण प्रतिबंध है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
काम बाल श्रम के लिए मनाही है, रोक है, और जो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो खतरनाक है जिससे उसकी जान जा सकती है वैसे कार्यों के लिए भी मनाही है। फिर हम कहते हैं अब हमारा अगला सवाल, तो अगला सवाल है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 27 के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है, राज्य किसी ऐसे कर को व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति में खर्च किया जाना हो, किंतु राज्य कोई भी धार्मिक सुविधा देने के लिए शुल्क आरोपित नहीं करता है। अब हम अपने बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है रिक्त अधिकार एवं कर्तव्यों के जो रिक्त स्थान है उसको पूर्ति करना है। उसमें क्या भरना है, ये हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए पहला ऑप्शन है को बाधित करते हैं, को अनुदेशित करते हैं, फिर तीसरा है में निहित है, का विरोध करते हैं। मतलब रिक्त स्थान अधिकार कर्तव्यों, तो इसका हो जाएगा हमारा बी आंसर, जिसमें है कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। क्या हो जाएगा, कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, मतलब बी आंसर हो जाएगा। अब है अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है। विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें क्या था कि मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कौन सा है भाई, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बी आंसर जो है विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, में है हमारा अगला सवाल में, इसमें क्या है कि अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है, संविधान के अल्पसंख्यक वर्ग के हित के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में या उस किसी भाग के निवासी या नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होता है। अब अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। तो ये हमारा आंसर है वर्ष 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। नेक्स्ट सवाल। अब है मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी। तो मंडल आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1980 में। नेक्स्ट सवाल, मतलब इसका आंसर सी होगा। फिर अगला सवाल में है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 33 में क्या है कि संविधान अनुच्छेद 33 के संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों एवं खुफिया एजेंसियों एवं लोक व्यवस्था के बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला सवाल। मौलिक अधिकार निलंबन किए जा सकते हैं किसके द्वारा भाई। तो ये किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब आंसर इसका बी होगा। अगला सवाल है
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला सवाल, मतलब इसका आंसर डी होगा। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो ये हो जाएगा बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है। अब अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा जो पहला कथन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये जो हमारा पहला कथन है ये सत्य है। बाकी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, ये गलत हो गया। फिर अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किए थे, ये भी गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया, ये भी गलत है। मतलब हमारा पहला जो कथन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था, ये हमारा पहला कथन सत्य है। नेक्स्ट कहता है निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 3 माह तक। मतलब क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के चौथा भाग के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीना तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखा हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति का अनुशंसा की आवश्यकता होगी। अब हमारा अगला सवाल, जो हमारा आखिरी सवाल है, जिसमें है कि उच्च न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 19 का पहला क के तहत। इसमें क्या है, नवीन जिंदल बनाम भारत का जो संघ 2004 में मामले में क्या था कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 का प्रथम क में वर्णित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों हमारा ये जो सवाल थे आपको कैसा लगा और आपको जानकारी दिया गया, ये आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो हमारा प्रताप कॉम्पिटिटिव जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे द्वारा जो अपलोड किए गए जो वीडियोज हैं समय समय पर मिलते रहे, और जिसकी सूचना भी अगर बेल आइकन दबाते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।